So good morning everyone. I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें. आज के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. मतलब हम लोग कल का संडे का टॉपिक और आज का दोनों का डिस्कस करेंगे. संडे का टॉपिक आज डिस्कस ही किया जाता है. और ये जो कंटेंट है ये स्पेसिफिकली जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही है. आप कोई बैंकिंग और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना कंटेंट देख सकते हो कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. और दूसरा स्टेट पीएससी कुछ हैं जैसे यूपी का है, बिहार का है, जो अच्छे लेवल के पेपर्स बनते हैं. पंजाब का भी ठीक पेपर है, मतलब अच्छा है. मतलब आप यूपीएससी से उसको कंटेंट को देख सकते हैं. तो उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है, देख लो ये पूरा इतने सारे टॉपिक्स हैं और इनको डिस्कस करेंगे. तो बहुत टाइम भी लग गया कंटेंट बनाने में. देखो डार्क मैटर के बारे में साइंस टेक का टॉपिक है, पॉलन साइंस का टॉपिक है आज की टॉपिक में. ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ. अगर आप कहीं भी मुझे शो कर दोगे मेरे सेशन से पहले पढ़ा है, मैं आपको एक कोर्स में फ्री में ऐड कर दूंगा. वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन. यहाँ टॉपिक है कि क्यों ट्रॉपिकल स्ट्रॉम जॉन ये यूनिक है. ये कंसेप्ट है, इसको देखना है. ठीक है, यूपीएससी उस लेवल तक रीच करेगा. उसके बाद आप देखोगे इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ, ये तो चलो एडिटोरियल में है, सभी लोग कवर करेंगे. इकोनॉमी है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कार्बन फाइनेंस इन इंडिया, ये भी एडिटोरियल में है. एग्रीकल्चर का टॉपिक है तो ये भी सब कवर करेंगे. सबमिट ऑफ द फ्यूचर, तो जो कोर्स करंट अफेयर का चल रहा है उसमें मैंने इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट पीडीएफ भी डाला है. सबमिट ऑफ द फ्यूचर आप लोग रीड करना उसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका जो आउटकम होता है ऐसे सबमिट्स का, उसमें प्रश्न प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपके पूछे जाते हैं. तो सबमिट ऑफ द फ्यूचर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इसमें पॉलिटी भी है, साइंस टेक भी है, गवर्नेंस पार्ट भी है, फ्लड इन नेपाल, जोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑलरेडी डिस्कस किया बट कंटेंट इंक्लूडेड है, आप रीड कर लेना. पॉलिटी का टॉपिक है. इंडिया जीडीपी ग्रोथ एंड कंजम्पशन डायनामिक्स की अगर बात किया जाए तो जीडीपी ग्रोथ और कंजम्पशन डायनामिक्स, अच्छा ये थोड़ा सा रिपीटेड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये रिपीटेड हो गया. अच्छा, मैंने थोड़ा शायद टॉपिक्स को पेस्ट वैसे कर दिया. चलो देखेंगे बाकी आगे टॉपिक्स हैं. एक सी रॉबिन है, इम्पैक्ट ऑफ डेड कोरल स्केलेटन्स है, एम्ब्रियोनिक डाइपॉज है, पिग्स एंड रैट हेपेटाइटिस ई वायरस ट्रांसमिशन है. तो ये टॉपिक्स आपके अगेन एनवायरनमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं. आज का क्वेश्चन देखो बहुत, मतलब देखो ये कंसेप्ट जॉम्बी नेचर. अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जॉन है, ये एक यूनिक चीज़ अचीव कर रहा है जिसे जॉम्बी नेचर बोलता है. अब ये ज्योग्राफी का हाईली एडवांस टॉपिक है. और अगर आप, मैंने आपको कहा है कि आप अगर कहीं पूरे यूट्यूब में मुझे मेरे सेशन से पहले दिखा दोगे कि इस चीज़ का किसी ने एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट द जॉम्बी नेचर ऑफ दिस साइक्लोन, मतलब हिंदू सेशन के अंदर, मैं आपको एक कोर्स में ऐड कर दूंगा. बोलने का सिर्फ ये पर्पज़ ये है कि आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो और जो नए बच्चे हैं और जो है आप सीखें कि हाँ यहाँ सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी कवर्ड हो रही हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं. यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं. सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं. और इसका जो पीडीएफ है उसका भी लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहीं से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा. बाकी आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके ऑल कोर्सेज में सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे. यहाँ पे लॉगिन करके आप लैपटॉप से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं. कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं. सौरभ पांडे ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, इसमें मैंने 3 स्टडी मटेरियल डाल दिए हैं. ये लगभग 150 पेजेस के हैं. ऐसे आपको 28 स्टडी मटेरियल होंगे. तो मैंने अभी काउंट नहीं किया था, ये मोर देन 1000 पेजेस जाएंगे. तो ये रीड करना है आपको. और कुछ करने के MCQ फॉर्मेट में है, सारी चीज़ें हैं. पिछली बार PT730 में मैंने सेट्स शेयर किए थे. और उसके अलावा आपके 30 टेस्ट है. पहला 6 ऑफ अक्टूबर को है. तो ये टेस्ट है, इनको ज़रूर से ज़रूर करना है क्योंकि बाद में नहीं हो पाएंगे. इथिक्स का कोर्स आपका चल रहा है, कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं स्टार्ट किया इसको ज़रूर से करें. ऐसे का कोर्स है. आज मंडे को 3rd टॉपिक आप लोग को अपलोड करना, जो लोग भी इस कोर्स का हिस्सा है. और 4 दिन आपके पास है अपलोड करने के बाद. उसके बाद आपका जो ऐसे है वो इवेलुएशन होगा. डार्क मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखो डार्क मैटर का जो कंसेप्ट है ना, ये काफ़ी समय से आपने सुना भी होगा. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द डार्क मैटर, जैसे हम यूनिवर्स की बात करते हैं ना, तो कहा जाता है कि हम मात्र, जैसे मान लो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, गैस हैं, ये मात्र 15% ऑफ द टोटल मास है. कोई भी चीज़ विजिबल कैसे होती है? अगर लाइट उस पर फॉल करेगी और लाइट रिफ्लेक्ट करेगी,
जैसे कोई पार्टिकल्स हैं उस पर लाइट फॉल करके रिफ्लेक्ट करेगी तो हम उसको देख सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि ना मतलब उसका लाइट से लेना देना ही नहीं है, ना वो ट्रांसमिशन है ना एब्जॉर्प्शन है ना कुछ है, तो उस बेसिस में हम उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो कहा जाता है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है लगभग 85% वो डार्क मैटर का बना हुआ है। तो इसने पूरा कॉस्मिक जो पूरा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बना है या जो शेप है वो इस डार्क मैटर से बना है। और इस पर कई सारे मतलब थ्योरीज है। एक थ्योरी कहती है कि उन पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिसका लाइट से जीरो इंटरेक्शन है, मतलब इसका लाइट से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं, मतलब उन पार्टिकल से बना है जिनका जिनसे जिनसे हम कह सकते हैं डोंट इंटरैक्ट विथ लाइट, लाइट से कोई जो है उसका इंटरेक्शन ही नहीं है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की। तो जैसे ये आप देख सकते हो आसपास जितना भी ये डार्क मैटर है ना, ये डार्क मैटर हम इसको कहते हैं। एंड कहा गया है कि जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं दे कुड एग्जिस्ट फॉर 14 बिलियन ईयर्स, लगभग 14 बिलियन ये जो पार्टिकल्स हैं जो यूनिक पार्टिकल्स हैं। एंड ये क्या है कि इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए आपको याद रखना एक डिटेक्टर क्रिएट किया गया है जिसे कहा जा रहा है सेल डिटेक्टर। ये आप याद रखना, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड ए सेल डिटेक्टर। तो सेल डिटेक्टर बेसिकली क्या है, अ डिटेक्टर प्लेस डीप, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड टू शील्ड अगेंस्ट अदर रेडिएशन फ्रॉम द स्पेस। ये जो सेल डिटेक्टर है ये डार्क मैटर को कैच करने के लिए इसको बहुत नीचे रखा गया है। एंड ये बेसिकली इट कैन डिटेक्ट द डार्क मैटर, उसके लिए इसका एक सेटिंग जो है रखी गई। हमें देखो सिर्फ इतना जानना है कि रिसेंटली सेल डिटेक्टर न्यूज़ में था, वो किस पर्पस के लिए था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सेल डिटेक्टर इज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ द डार्क मैटर। दूसरा देखो एक कंसेप्ट और है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो फॉग। अब ये क्या है कि ये क्या कहा जाता है कि देखो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स हैं। एंड ये जो न्यूट्रिनो फॉग ही किससे जुड़ा हुआ है कि कैसे ये जो यूनिवर्स में मौजूद न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द डार्क मैटर। जो डार्क मैटर हैं उनसे किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंटरेक्ट करते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं इनका जो एक इंटरेक्शन है डार्क मैटर के साथ, इसको स्टडी अगर किया जाएगा सो दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डार्क मैटर को हम जान। तो इसी के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है कि रिसेंटली आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो फॉग है, ये न्यूज़ में था। तो ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली न्यूट्रिनो फॉग ये डार्क मैटर को डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड वी कैन ऑल्सो से कि ये एक प्रकार से जो बिहेवियर है न्यूट्रिनो पार्टिकल्स उससे ये जुड़ा हुआ है। और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके न्यूट्रिनो फॉग को स्टडी करके और डार्क मैटर जो है उसको जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपने क्या चीज़ सीखी कि न्यूट्रिनो फॉग क्या है, दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी कि सेल डिटेक्टर का कंसेप्ट आपका क्या है। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल जैसे मैंने कहा कि इन्हें घोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं और ये चार्जलेस मासलेस पार्टिकल्स होते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो पार्टिकल्स है ये न्यूक्लियर, जैसे सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन आपका होता है न्यूक्लियर फिजन होता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। तो न्यूट्रिनोज जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एग्जांपल सन में है उसमें आपका प्रोड्यूस होता है। तो न्यूट्रिनोज आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, एग्जांपल सन। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रिनो पार्टिकल्स का जो एक थॉट प्रोसेस है कि कहाँ बनता है, तो ये आपके जैसे जो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके डिफरेंट स्टार्स के अंदर होता है उसमें पार्टिकल्स का फॉर्मेशन आपका होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी आप देखोगे साइंस के आज का जो पेज है वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ संडे वाला जो सेशन है वो भी आज ही टॉपिक्स को कवर किया जाता है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पॉलिन नेचर्स रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस, देखो इसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये अगर इफ़ यू कैन सी येलो येलो आपको दिख रहे हैं ये पॉलेंस होते हैं। इसमें कोई भी जो जैसे मान लो ये मधुमक्खी या कोई भी बैठेगा उसके पैर में ऐसे चिपक जाएंगे, ये दूसरे फ्लावर में जाएगा, दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए नीचे जाएगा। तो ये जो मेल पार्ट है ना, जो रिप्रोडक्शन का मेल पार्ट है, ये जाके फिर स्टिग्मा स्टाइल में जाके और पॉलन ट्यूब बनती है। एक पॉलन ट्यूब बनने के बाद ये इंटरेक्ट करता है और जो ओवरी है उससे बनता है, फिर फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर आपका एम्ब्रियो बनता है, फिर बीज बनते हैं, फिर उस बीज से फल बनता है। मतलब वो जो फर्टिलाइजन एम्ब्रियो बनेगा, फल बनेगा, तो फिर है ना उससे फिर बीज बनेंगे, इस टाइप से होता है। तो पूरा आप ये समझो कि चाहे आप कोई भी प्लांट देखो विदाउट पॉलिनेशन वो मतलब विदाउट पॉलिनेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट। जनरल सेंस में बात करें अगर रिप्रोडक्टिव वे से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन विदाउट पॉलन हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि फ्रूट्स और ये सब बने।
सो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉलन का रोल है क्योंकि मेल पार्ट है, ठीक है। ये आपका एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे ये बेसिकली पॉलेंस मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे ह्यूमंस की या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम स्पर्म्स की बात करते हैं, ओवा की बात करते हैं, इसी तरीके से जो मेल गैमेट्स हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम बेसिकली पॉलन मतलब पॉलन होता है। पॉलन को भी ट्रांसमिट करने का काम बहुत सारे जैसे विंड्स, वाटर, इंसेक्ट्स इनके द्वारा आपका किया जाता है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें पॉलन ट्यूब जो फॉर्मेशन है वो इनिशिएट होता है, स्पर्म सेल्स जो है मल्टीप्लाई करते हैं जिसके माध्यम से फ्रूट्स और सीड का प्रोडक्शन आपका होता है। एनवायरमेंटल रोल की बात करें तो स्पोरोपोलिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है पॉलन का जो है ना। ये आपको याद रखना कि अभी रिसेंटली स्पोरोपोलिन न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो इसका काम क्या होता है कि जो पॉलेंस ट्रांसमिट हो रहे हैं जैसे हवा से मान लो ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्शन में ये एक तरीके से रहता है प्रेजेंट, जिसे हम स्पोरोपोलिन शब्द जिसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं। एंड कई बार क्या होता है कि किसी का इन पॉलेंस के प्रति एलर्जी भी होती है। जैसे मान लो ये जब ट्रैवल कर रहे हैं और आप वहाँ पे प्रेजेंट हो तो अगर आपने हवा थोड़ा सा ब्रीथ की तो आपके शरीर के अंदर भी एंटर करेंगे। कई लोग का इसमें वी कैन से कि एक प्रकार से एलर्जी टाइप रहती है, जैसे हे फीवर भी शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो स्पोरोपोलिन शब्द आपको याद रखना है। ये क्या है, हे फीवर, थोड़ा सा देखना कि क्या फैक्टर हे फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कुछ प्रीलिम्स में देखो, ऐसे टॉपिक्स में किसी भी प्रकार का मेंस का प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और देखो जो PDF आपके लिए प्रिपेयर मैं कर रहा हूँ इसमें देखो आई डोंट थिंक आपको इससे शॉर्ट में कंटेंट रहेगा। अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर आप देख रहे हो तो उसमें साइड में कुछ मेंशन कर सकते हैं जैसे आपको थोड़ा सा चीज़ें याद रहे। मान लो कुछ आपको लगे ना कि शॉर्ट है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे यू कैन जस्ट मेंशन फ्यू थिंग्स और फिर उसके बाद आप अपना नोट्स बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जॉन। अब इसमें मैंने रिसर्च किया और मैंने आपको ये कहा है कि मेरा जो ये सेशन है, इस सेशन से पहले अगर किसी ने भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है जो कि न्यूज़पेपर में नहीं आया है, लेकिन इस पर आई हैव डन द रिसर्च और फिर उसको हाईलाइट किया कि यार UPSC इसमें क्या प्रश्न बना सकता है। तो आपको याद होगा एक साइक्लोन के बारे में हमने डिस्कस किया था और उस साइक्लोन में हमने उसके यूनिकनेस के बारे में डिस्कस किया था। इसमें एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है जो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था और जो मैंने पढ़ा तो उसको मुझे भी एक नया ज्ञान मिला, दैट इज़ द जॉम्बी नेचर। तो वो थोड़ा सा समझेंगे कि उसका कंसेप्ट क्या है। बाकी देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं मैंने पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन किया है। सी सरफेस टेम्परेचर से रिलेटेड कैसे है, जो कि इस बार मेंस में आया था, उसको भी बहुत बार डिस्कशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हरिकेन की ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये जो जॉन है, नेमिंग कैसे होती है ये भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। तो ये थोड़ा बेसिक फैक्ट्स हैं है ना। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है दैट इज़ द जॉम्बी स्ट्रॉम। ये कंसेप्ट है, एक जॉम्बी स्टॉर्म का कंसेप्ट क्या है, ये थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए, मतलब एग्जाम के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो। इस पर देखते हैं कि इसके यूनिकनेस, देखो ये UPSC का लेवल है। इससे देखो UPSC ये आपसे नहीं पूछने वाला कि वो कौन सा साइक्लोन कहाँ पे है। जैसे इस बार ट्विस्टर और टॉर्नेडोस जैसे ना, अगर मैंने ऑलरेडी आपको 2 सेशन से मैं शो कर रहा हूँ कि देखो हमारे कितने प्रश्न आए हैं। पेपर 1 का मैंने प्रिपेयर करके आपको शो किया विद स्क्रीनशॉट एवरीथिंग। 20 में से 10 क्वेश्चन है जो कि पेपर 1 में बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है विद स्क्रीनशॉट, अब आज भी लास्ट में मैं आपको शो कर दूंगा और इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मानकर चलो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स यूनिकनेस, क्या फैक्टर है जो कि इसके यूनिकनेस के लिए कंट्रीब्यूट करता है, ये UPSC यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है। पहला इसमें कहा गया कि रैपिड इंटेंसिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि देखो डिफरेंट कैटेगरीज होती है साइक्लोन, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ऐसा डिपेंडिंग अपॉन विंड स्पीड। तो ये तुरंत इसने कैटेगरी 3 जो है रीच किया है। हरिकेन्स ये भी काइंड ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और जो अटलांटिक ओशन में साइक्लोन बोलते हैं उनको हरिकेन शब्द उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका विंड स्पीड और स्ट्रॉम स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि मतलब जो है विंड स्पीड है और जो स्ट्रॉम का स्ट्रेंथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, ये आपको ध्यान में रखना, विंड स्पीड है और स्ट्रॉम का। तो यहाँ पे ध्यान में दूसरा इसमें देखो एक कंसेप्ट है डुअल लैंडफॉल। इवन आपको याद हो, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि ये आप मानो कि एक साइक्लोन मैंने अभी आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो ये साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में बना तो है, लेकिन इसका रीच बहुत, मतलब इवन इट हैज़ रीच टिल अरेबियन सी, फिर फर्दर इंटेंसीफाई होकर आगे चला गया, मतलब इस टाइप का कंसेप्ट आ रहा है। मतलब लैंडफॉल के बाद भी दे आर एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जनरली लैंडफॉल जब होता है साइक्लोन का
का तो वो टाइम मतलब जो समय है, तो एक ये कहा जाता है कि लैंडफॉल के बाद धीरे धीरे वो वीक करेगा, लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है, काफ़ी समय तक सर्वाइव कर जा रहा है। ये क्लाइमेट चेंज इसमें एक बड़ा फैक्टर है। तो इसका एक तो डुअल लैंडफॉल हुआ है, खास तौर से इस साइक्लोन की बात करें। फर्स्ट इम्पैक्ट नियर पहला मैक्सिको, सेकेंड फिर उसका विद इन डेज दूसरे रीजन में देखने को मिला। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया जिसे कहा गया है जॉम्बी स्टॉर्म फेनोमेना। मतलब क्या हुआ कि एक बार ख़त्म हुआ, लोगों ने मान लिया यार स्टॉर्म तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर जो है दोबारा से वो रिगेन करके स्ट्रेंथ जो है वो एक प्रकार से आपका आ गया। तो इसका मतलब ये है कि साइक्लोन भी जो है आजकल मोटिवेशन वीडियोस देख रहा है कि देखो तुम जब जब भी तुम्हें लगे कि मेरा जीवन ख़त्म हो रहा है, तुम खड़े हो, उठ खड़े हो और दोबारा से जो है प्रिपेयर करो और तुरंत मॉइस्चर गेन करो और अंडर द कोरियोलिस फोर्स एंड विंड स्पीड जो है आगे बढ़ो और जो है लैंडफॉल दोबारा से करो। और ये जो मोटिवेशन हो के इस ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अपना री स्ट्रेंथ कर रहे हैं, अपने आप को री इमर्ज कर रहे हैं, ऐसे साइक्लोन को हम मतलब ये जो नेचर है, इसे जॉम्बी नेचर जो है ये आपका कहा गया है। तो ये कई चीज़ें आप देखो, इससे बारिश बहुत होगी तो उसका फ्लड होगा, लैंडस्लाइड होगी, ये बहुत है। और जो सदर्न मैक्सिको पैसिफिक कोस्ट लाइन है वो इसको थोड़ा सा मतलब वो जो नेचर है टोपोग्राफी का, तो वो भी एक फैसिलिटेट करता है। फिर अटलांटिक ओशन रीजन में भी जो इन्फ्लुएंस है ना, जैसे आपका वार्म करंट है उधर से गल्फ स्ट्रीम एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जो वहाँ पे एक नेचर एग्जिस्ट करता, साइक्लोन बनने की जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है वो फेवरेबल हो रही है, क्लाइमेट चेंज में और ज़्यादा फेवरेबल हो रही है। दैट माइट बी द रीज़न फॉर द जॉम्बी नेचर, वो आपका हो सकता है। तो ये एक जोग्राफिकल फीचर और जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं वो एक साथ रीज़न हो सकते हैं। ये माइंड मैप है, इसके माध्यम से आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया जीडीपी ग्रोथ एंड कंजम्पशन डायनेमिक्स। ये टॉपिक आपका एडिटोरियल का जो कॉलम है हिंदू का, उसमें दे रखा है, इकोनॉमी का टॉपिक है। तो यहाँ पे कहा गया कि करंट जो जीडीपी ग्रोथ है 8.2% है 23-24 में, ये थोड़ा सा देख लेना है ना। उसके बाद यहाँ पे जो वीक फार्म सेक्टर है, चैलेंज क्या है, फार्म सेक्टर तेज़ी से अफेक्ट हो रहा है, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, और इसके पीछे फैक्टर है मानसून। मानसून को देखो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इरिगेशन एफिशिएंसी या इरिगेशन आस्पेक्ट, सिंचाई साधन को हमें डेवलप करना पड़ेगा। प्राइवेट कंजम्पशन का भी ग्रोथ जो है 4% है। देखो लोगों की जॉब भी जा रही, चीज़ें ऑटोमेट हो रही, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब लूज़ हो रही हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा है ना, क्योंकि देखो चीज़ें से डिमांड और सप्लाई पे होता है, जितना अधिक कंजम्पशन होगा उतना अधिक आप चीज़ें सप्लाई करोगे, और इकोनॉमी में उतना अधिक प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। तो यहाँ पे कहा गया के शेप्ड कंजम्पशन पैटर्न की बात आपकी की गई है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो लो एंड सेक्टर उनमें कंजम्पशंस की थोड़ा रिड्यूस हुआ है, हायर एंड जो गुड्स है उनका कंजम्पशन बढ़ा है, ये है। दूसरा रूरल की डिमांड करें तो इम्पैक्टेड नेगेटिवली बाय द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। देखो क्योंकि रूरल में एरिया में अगर खेत में बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, लोगों की इनकम आ रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर रूरल डिमांड जनरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जितना कमाई होगी उतना जो रूरल इकोनॉमी में जो डिमांड है दैट विल बी जनरेटेड। तो रूरल डिमांड नेगेटिवली है, के शेप्ड है। कुछ जैसे एक कोई सेक्टर है, जैसे खासतौर से जो हायर एंड गुड्स हैं, वो आप देखोगे वो उनका कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है। नीचे देखेंगे तो आप कह सकते हैं कुछ जो लोअर एंड गुड्स हैं उनका कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है। तो के शेप्ड कंजम्पशन शब्द हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, वाइटल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए। नॉर्मल जो मानसून एक्सपेक्टेड है, जो मानसून अगर मान लो सही हुआ तो रूरल डिमांड रिकवरी के लिए बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। रूरल वेज ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट कंजम्पशन। ठीक है, जो पॉजिटिव ट्रेंड है, मतलब कहा गया है कि जो रूरल वेज ग्रोथ है अगर सही तरीके से लोग कमाई हो तो उससे जो रूरल एरियाज़ में जो डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्टेड। ऐसी स्थिति में देखो जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपकी बहुत डाउन होती है, उस समय जो रूरल एरियाज़ के अंदर एक डिमांड बनी रहे, वो उसमें कई स्कीम्स सरकार की हेल्पफुल हो सकती है। उसका नाम एम से स्टार्ट होता है, मुझे बताना क्या है उस स्कीम का नाम। अर्बन डिमांड ट्रेंड की बात किया जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा फटीक है, मतलब एक तरीके से चीज़ें बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट एक बड़ा फैक्टर हाईलाइट किया गया है कि देखो यही एक कहा जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर जो अभी कुछ समय में ही रियल इस्टेट में चीज़ें कोलैप्स कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक तो जॉब मान लो जा रही है,
इन द सेंस मान लो ऑटोमेशन हो रहा है, लोगों का अगर ख़ास तौर से अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टाइम तक नहीं है, उसके बाद जो अगर नहीं है तो कोई भी ऐसा पैसा उठा के और मार्केट से हायर इंटरेस्ट रेट में वो जाके रियल इस्टेट में खर्चा नहीं करेगा, वो किराए में रहना पसंद करेगा। तो हायर इंटरेस्ट रेट भी एक प्रकार से लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड, ये है। उसके बाद जो अर्बन बायर का कॉन्फिडेंस वो आपका रिड्यूस हो रहा है। व्हीकल का जो सेल्स हैं, क्योंकि ये भी ज़्यादातर तो जो खरीदी जाती हैं वो लोन के उसमें खरीदी जाती है, हायर इंटरेस्ट रेट से इसका भी डिमांड आपका रिड्यूस होगा। ऑल्दो अभी फेस्टिव सीजन आएगा तो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा देखो, ये सब बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका ट्रेंड दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लो हम लिखते हैं इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में और रूरल अर्बन इकोनॉमी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, तो ये ट्रेंड आपको हेल्प करेगा समझने में और चीज़ों को लिखने में। नेक्स्ट एडिटोरियल में टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कार्बन फाइनेंस इन इंडिया। यहाँ पे मैंने टॉप कंटेंट थोड़ा सा मतलब बहुत ही टू द पॉइंट कंटेंट है, पूरा एडिटोरियल है अब, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या, देखो एग्रो फॉरेस्ट्री में आप समझो एक तो क्रॉप्स, दूसरा आपका ट्रीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए एक और कॉम्बिनेशन आपका होता है, जैसे ग्रासेस ग्रो की जाती हैं, जिसे पैस्चर्स बोलते हैं। मान लो कोई लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहा है, गाय भैंस रख रहा है, तो उनके लिए घास उगाया जाए, तो ये है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्रॉप्स ट्रीज पैस्चर्स का कॉम्बिनेशन आपका होता है। तो इस हम ऐसी स्थिति में जब आप एग्रीकल्चर क्रॉप ट्रीज़ का कॉम्बिनेशन रखते हो या पैस्चर का कॉम्बिनेशन रखते हो, दैट फॉल्स अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका बहुत हाई पोटेंशियल भी है और इसमें कई सारे जो कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ जोड़ने की बात की गई है। अपॉर्चुनिटी कैन एक्सपेंड टू 28.4 बिलियन हेक्टेयर टू 53 मिलियन हेक्टेयर बाय 2050 तक हो सकता है, और 19.3 जो है परसेंट इंडिया के कार्बन स्टॉक में रोल प्ले कर सकता है। अब आपके मन में आएगा क्या लिखा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो, जो ट्रीज़ होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद मौजूद जो CO2 है उसको एब्जॉर्व करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने के बाद वो CO2 आपका दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इन द सेंस ऑक्सीजन, या दूसरा जो उनका एनर्जी है वो आपका जनरेट होता है। बायोमास जो है प्लांट अपना क्रिएट करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब उनका जो फूड वाला पार्ट है प्लांट्स के केस में देखा जाए फोटोसिंथेसिस, और उस खाते क्या है वो CO2 का यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने के लिए। तो इससे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो CO2 है उसका लेवल आपका रिड्यूस होता है। तो ये क्या, दे कैन एक्ट एज अ कार्बन स्टॉक ऑल्सो, और ट्रीज़ हैं तो उसमें कोई हमें नुकसान भी नहीं है। एग्रो फॉरेस्ट्री लगभग 8.65% जो टोटल लैंड एरिया में है। एडिशनल कार्बन सिंक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की वजह से दे कैन एक्ट एज अ कार्बन सिंक, जो कि आपका 2.5 बिलियन टन हो सकता है ऑफ CO2 बाय 2030, अगर प्रॉपर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाए, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री करता है कोई। तो कई कंपनीज मान लो इसको स्पॉन्सर कर रही हैं, तो वहाँ पे जो ये एग्रो फॉरेस्ट्री है उस एग्रो फॉरेस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अगर इसको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाए तो दे कैन इट कैन एक्ट एज अ कार्बन सिंक। चैलेंज काफ़ी सारे हैं, लाइक कैसे आप एसेस करोगे प्रोजेक्ट्स को, फिर करंट स्टैंडर्ड्स ऑफन रिफ्लेक्ट कंडीशंस ऑफ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। इंडिया का जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, मतलब देखो भारत में भी देखो ना कि एक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है। क्या मान लो कि दादा परदादा है, उनके जो है 100 बीघा ज़मीन थी, नेक्स्ट जनरेशन वाले 4 भाई थे तो 4 में डिवाइड किया, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में 2 भाई रहे के तो वो 2, मतलब इस टाइप से बहुत ज़मीन फ्रेगमेंटेड है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में है। तो अब टुकड़ों में कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि यार यहाँ पे क्रॉप भी उगा लूँ, यहाँ पेड़ भी उगा लूँ, सब कुछ कर लूँ। बड़ा लैंड है तब दे कैन थिंक अबाउट इट। तो हमारे पास ज़्यादातर फार्मर्स आपके मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, तो ये थोड़ा सा चैलेंज बहुत बड़ा बनता है। फिर हमें कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि इंडियन एग्रीकल्चर को थोड़ा सा रीशेप कर सके, तो उस चीज़ को थोड़ा रीडिफाइन करना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को प्रमोट करना, जैसे ये जो टेक्निक मैंने आपको बताया कि हमने प्लांट्स उगाए और थ्रू जितना ट्रीज उगाएंगे दे विल यूज CO2 फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दे कैन एक्ट एज, मतलब जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है कार्बन सिंक के रूप में जो है वो काम करेंगे। तो इसमें स्मॉल मार्जिनल फार्मर भी ऐसे कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उन्हें भी थोड़ा बहुत जो बेनिफिट है इकोनॉमिक वो मिल सके। लो प्रोडक्टिविटी की बात करें, बेनिफिट्स क्या है कि मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कि देखो पेड़ है आपने जो लगाया उससे भी कुछ कमाई हो सकती है। पैस्चर मानो आपने घास लगाई तो उससे, लाइफ स्टॉक आपने रखा है तो उससे कमाई हो सकती है, आपका जो क्रॉप्स है उससे कमाई हो सकती है। तो लो प्रोडक्टिविटी को एड्रेस किया जा सकता है, एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव रहता है। उसके बाद कार्बन क्रेडिट के थ्रू जो है एक्स्ट्रा इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, वाटर रिटेंशन इंप्रूव होगा,
इरोजन मिटिगेट होगा, क्योंकि देखो क्रॉप्स काट लिया मान लो, बट ट्रीज तो ऐसा हर साल नहीं काटोगे ना, तो दैट विल हेल्प, वो एक तरीके से ज़मीन में मौजूद जो मिट्टी है उसको होल्ड करके रखेंगे, तो वॉट जो इरोजन है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लगभग 19 प्रोजेक्ट्स ऐसे इनिशिएट किए हैं। यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल जो कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट हैं, उन्हें सर्टेन स्टैंडर्ड्स को अपने रिवाइज करके और इंडियन एग्रीकल्चर से जोड़ के देखना पड़ेगा, और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल अगर स्टैंडर्ड्स थोड़ा इवॉल्व करते हैं और इंडियन एग्रीकल्चर कंडीशन से थोड़ा जुड़ते हैं, सो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा कार्बन सिंक, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए। और हम कह सकते हैं कि जो रूरल इनकम है वो बढ़ेगी, लोग जैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो रूरल एरियाज़ में ही प्रैक्टिस आपकी की जाती है, ऐसा कोई शहरों में कोई बहुत बड़ा कोई खेती नहीं करता है, या कोई थोड़ी बहुत छत में लगा ली वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे हम इकोलॉजी का भी रेस्पेक्ट जो है वो करेंगे, और इससे जो रूरल इकोनॉमी है उसमें भी डिमांड जनरेट होगी, और पूरा जो रूरल इनकम तो बढ़ेगी, और रूरल इकोनॉमी में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पीडीएफ से ये माइंड मैप है, तो इससे आप अपना फटाफट रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द समिट ऑफ फ्यूचर। तो करंट अफेयर प्लस का जो कोर्स है इसमें मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट इसका शेयर किया है। देखो मैंने एक अभी मेंस आपका ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं पूरा एक एनालिसिस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, है ना, एक अलग से वीडियो में भी। अभी पेपर 1 का हिंदू के अंदर आई हैव शेयर्ड किस कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं, पेपर 1 का सोल्यूशन भी शेयर किया हुआ है, हम लोग के कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 20 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन हैं, वो भी मैंने आपको शो किया है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने जो करंट अफेयर प्लस का कोर्स चल रहा है, जिसमें हिंदू के अलावा और भी चीज़ें हैं, उसमें मैंने इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक डाला है, 2 पेज का है, रिसर्च करके मेरे द्वारा उसे नहीं बनाया गया है, मतलब वो ऑफिशियल है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। ऐसी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे टॉपिक से प्रीलिम्स में भी यूपीएससी प्रश्न डायरेक्ट पूछ रहा है, और ऐसे टॉपिक से जो मेंस है उसमें भी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ना, अब 2 पेजेस है तो आई थिंक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और आजकल यूनाइटेड नेशन को भी आई थिंक ये चीज़ पता हो गई है कि बच्चे जो है शॉर्ट नोट्स ही पढ़ते हैं, तो छोटे छोटे नोट्स बना बना के देना है, रादर देन 2500 पेजों की चीज़ें करना। तो हमारे लिए सफिशिएंट कंटेंट उसमें होता है। तो समिट ऑफ फ्यूचर के बारे में 3-4 आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें की जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट इनिशिएटिव, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप भी, अगर इसमें होगा, चलो इसमें माइंड मैप इस पर इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे देखो मेन काम क्या है, इसमें हमें देखना है ग्लोबल गवर्नेंस। तो यहाँ पे चीज़ों को, जैसे फ्यूचर जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो चीज़ें किस तरीके से रन करेंगे, किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करते हो, तो ये सब चीज़ें फ्यूचर जो ये सबमिट आपकी हुई इस पर डिस्कस की गई। जैसे एआई गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रूल, रेगुलेशन के माध्यम से एआई को गवर्न करते हो। तो एआई गवर्नेंस शब्द हम इसको इस्तेमाल जो है करते हैं। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट आपका होगा, तो यहाँ पे जैसे मान लो 30 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल एजेंडा, इस पर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद फाइनेंस करना, एडाप्टेशन फाइनेंस को बढ़ाना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट लगातार बढ़ता जाएगा, तो जो एडाप्टेशन फाइनेंस है उसको बढ़ाना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सस्टेनेबिलिटी इन जीडीपी। जीडीपी में सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप एकदम जो है धरती है उसको आप पूरा एक्सप्लॉइटेशंस करके और फिर हम डेवलपमेंट मॉडल अचीव करना चाहते हैं। वी हैव टू थिंक कि हम एनवायरमेंटल चीज़ों को भी रेस्पेक्ट जो है वो करें। दूसरा ये भी कहा गया कि G7 जो रोल है, कई देखा जाए तो यहाँ पे एंटी डेवलपिंग कंट्री बॉडी इसको कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे जो डेवलप्ड कई देश हैं, जैसे G7 ग्रुपिंग है, तो उनका मेनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। तो ये थोड़ा सा देखना कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखते हुए डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो रेस्पेक्ट करते हुए वो देखना जरूरी है। और कॉलोनियल लेगेसी, मतलब कॉलोनियल जो पुराने समय से चीज़ें चलती आ रही हैं, और उसको समझते हुए हमें देखना कि करंट बदलाव क्या हो रहा है, उस चीज़ को समझना। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस है देखना। G7 जैसे ग्रुपिंग है वो कुछ और फोकस करेगा, G20 कुछ और फोकस करेगा, ब्रिक्स जो है अलग फोकस करेगा। तो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस को दूर करना है। दूसरा 17 पर जो ये SDG प्रोग्रेस है उसको कैसे हमें अचीव करें। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो डेट क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, उधारी का क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, कई देश चाइना जैसे इसका बेनिफिट उठाते हैं, उसको कैसे डील करें ये देखना जरूरी है। नए पावर्स आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स राइज कर रहा है, चाइना राइज आपका कर रहा है। उसके बाद जो रिसोर्स कंजम्पशन ट्रेंड है उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो ग्लोबल साउथ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का वॉइस बढ़ता जा रहा है,
तो ये है। तो अब देखो एक कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, डेवलप्ड देश कुछ और चाहेंगे, डेवलपिंग देश कुछ और चाहेंगे, तो एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर है ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, यहाँ पे एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए। आपने ये तो बोल दिया कि हम एआई पे फोकस करना, क्लाइमेट चेंज, मतलब फ्यूचर के जो चीज़ें हैं, एआई गवर्नेंस कैसे लेकर आए, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों पर। बट यह भी देखना है कि इस ग्लोबल गवर्नेंस को कैरी आउट करने में जो से है आपका डेवलपिंग देश का, वो बढ़े, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस पर रिफॉर्म होना जरूरी है। इस पर चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी कर रही है। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसको लोन देना है, ग्रांट देना, आईएमएफ जैसे, उसमें देखा जाए तो डेवलप्ड देश ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो उस पर जो रोल है डेवलपिंग देशों का, उसका थोड़ा बढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स इन प्रॉस्पेरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग, इन चीज़ों को देखना। मतलब देखो प्रॉस्पेरिटी बियॉन्ड जीडीपी भी हमें देखना है। अभी जीडीपी देखो सिंपल सी चीज़ है, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो मनी वैल्यू आपके देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस है, उसका जो मनी वैल्यू है, उसको अगर आपने पैसे में कन्वर्ट कर दिया तो वो हमें जीडीपी बोलते हैं। लेकिन आप समझो कि हर चीज़ को आप ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते ना, बियॉन्ड चीज़ें हैं, मान लो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको आप ऐसा जीडीपी में कन्वर्ट करके नहीं देखते हो, बट दे हैव ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग दिस इकोनॉमिक्स। तो हमें नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को भी प्रॉस्पेरिटी में थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है, देखा जाए जो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटी यूनाइटेड नेशन सिस्टम के विद इन। उसके बाद ग्लोबल एआई गवर्नेंस या जीडीपी मॉडिफिकेशन की बात करें, उसमें इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो यहाँ पे भी डेवलपिंग कंट्रीज इन्वॉल्व होना चाहेंगे कि अगर जीडीपी को अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो, क्योंकि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर डेवलपिंग देश जो है आगे चलेंगे। मान लो अफ्रीकन देश, अगर आपने उनमें जो नेचुरल कैपिटल है या उन चीज़ों को भी थोड़ा सा देखा, आप देखोगे वो भी बेटर हो रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स का जो ग्रोथ है उसको अचीव करने के लिए डेवलप्ड देश जो, या फिर जो देश तेज़ी से भागना चाहते हैं अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, तो वो ऐसे देशों का जैसे अफ्रीका में रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए ऐसा कुछ करना चाहेंगे। उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ठीक है हम तो आगे बढ़ें इकोनॉमिक लेवल पे, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कहीं और करें, तो वहाँ पे जो जहाँ एक्सप्लॉइटेशन करेंगे वहाँ का एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन जो है वो होगा। तो वो रियलाइज़ करना ये उस पोटेंशियल को कि यार देखो जो नेचुरल सेटिंग है वो भी बहुत मैटर कंट्रीब्यूशन के अंदर कर सकती है नए मॉडिफाइड जीडीपी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें। तो और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ज्योग्राफी का, वाई फ्लड इन नेपाल। तो फ्लड क्यों है, अगेन ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, बहुत बारिश आपकी हुई है, मानसून सीज़न है तो हैवी रेन की बात की गई, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ी है, और डिफॉरेस्टेशन, वहाँ भी आप देखोगे कि वेजिटेशन का लॉस है, इससे सॉइल इरोजन बहुत हुआ है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम अर्बन एरियाज़ में है। तो देखो जब आप फ्लड पे लिखते हो तो बारिश होना एक फैक्टर हो सकता है, उसकी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी एक फैक्टर हो सकती है, पानी गिरने के बाद जो शहर के अंदर आएगा कैसे बह के निकलेगा, तो उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पूरा जो मिट्टी बह रही है उसको होल्ड करने के लिए जो वेजिटेशन होना चाहिए वो नहीं है। तो ये सब कंट्रीब्यूट आपका करते हैं फ्लडिंग के कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो अभी नेपाल के अंदर हुई है, तो ये आप कह सकते हो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। फ्यूचर के अंदर प्रॉपर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ आपकी बेटर होनी चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस हमें इंक्रीज करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिगार्डिंग द पॉक्सो एक्ट, इस पर ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है, तो आप चाहो तो इसको रीड कर लेना, 2-3 आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये पूरा वही कंसेप्ट है, आप रीड कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया संडे का सेशन भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और आज ही डिस्कस करते हैं मंडे को, और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होते हैं तो नोट्स बनाने में उसमें थोड़ा समय लग जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और आपका समय बचेगा, मेरा भले समय ज़्यादा लगे, बट आई वांट कि आप इस चीज़ को करें। और ये मैं बता देता हूँ कि ये हिंदू सेशन है ही, इसके अलावा आपको पीआईबी, डाउन टू अर्थ, physics.org, ऐसा कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा जो कि करंट अफेयर प्लस के अंदर चीज़ें कवर हो रही हैं, वीडियो में डालता जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने यूनाइटेड नेशन का जो फ्यूचर समिट का डॉक्यूमेंट डाला, इससे पहले एक और चीज़ हमने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का लेक्चर डाला, उसके पहले मैंने पीआईबी का नोट्स बना के डाल दिया। इस टाइप की चीज़ आपको बस उनको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, आपके ऊपर है, बाकी देखो सब अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं ठीक है। लेकिन ये बहुत बहुत मैटर करता है। अब जो ये सेशंस आ रहे हैं, आप सोचो कि पेपर 1 में ही 20 में से 10 क्वेश्चन है। अब मैंने आपको शो भी किया लास्ट में सेशन में, मैं आपको शो फिर से कर दूंगा। अभी पेपर 2 और 3 तो पूरा करंट अफेयर्स ही ऑलमोस्ट होता है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट मैं कहूँगा, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बना के और आपको आई विल शो यू। और इसके अलावा अगर प्रीलिम्स में देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो जो भी समझदार स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जो कि मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं तो 5 से 10% सीरियस होते हैं, बाकी 90% तो अपना आप कह सकते हैं कि चीज़ों को हो सकता है कि समझने में समय लगाएं।
लेकिन हमें देखना है कि यार हम इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उन 5-10% में ही रहना है, डायरेक्शनलेस तैयारी जो है नहीं करनी है। तो अगर आपने एक सोर्स को डिफाइन कर लिया तो दूसरी चीज़ों पे मेहनत आप कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूर से आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक देखते हैं सी रॉबिन्स की बात करें तो ये थोड़ा यूनिक है। ये एक प्रकार की मछली टाइप है। तो ये कहा गया कि इसके 6 लेग का अपेंडेज, मतलब 6 लेग्स टाइप प्रेजेंट थे। और इसमें कहा गया कि जो बॉटम ड्वेलिंग लाइफ है, ये जो फिश है सी रॉबिन्स ने, जो मतलब समुद्र की नीचे वाली सतह है उसमें ये सरवाइव कर सके, ऐसा इसने कुछ चीज़ें डेवलप की। तो जैसे ज़मीन टाइप है नीचे समुद्र के, तो उसमें ये चल सके, इसके लिए इसने लेग्स जो हैं किए थे। तो इससे वो डिगिंग करना, प्रे को फाइंड करना, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रे को फाइंड करने के लिए सेंसरी अडाप्टेशन भी इसने किया, और जो लेग्स हैं इनको यूज़ करना डिगिंग करने के लिए दूसरे पर्पस के लिए। तो ये सी रॉबिन्स आपको याद रखना क्या है रिसेंटली न्यूज़, तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोरल, डेड कोरल स्केलेटन्स ऑन रीफ रिकवरी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखना है कि देखो समुद्र में अंदर, अगर आप इस इमेज को लेफ्ट साइड में मेरे देख सकते हो, ये एक तरीके से ब्लीच्ड कोरल्स हैं। कोरल्स क्या होते हैं आप याद रखो, पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या हैं, दे आर बेसिकली अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पॉलिप्स बोलते हैं। पॉलिप्स आपके हैं, इनके ऊपर एल्गी होती है जिसे हम जूजेंथली एल्गी कहते हैं। इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, दे आर, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन एक दूसरे से होता है। जूजेंथली एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस के तहत खाना बनाती है, और दैट कैन बी यूज्ड बाय दिस पॉलिप ऑर्गेनिजम्स। और जो पॉलिप्स हैं वो इनको एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये जूजेंथली एल्गी मर जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर या किसी फैक्टर की वजह से, तो उसे हम ब्लीच्ड कोरल बोलते हैं। तो ये कोरल जो ब्लीच्ड हैं धीरे धीरे ये डेड कोरल का रूप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग होगी, जूजेंथली एल्गी ख़त्म हो रही है, ऐसे ऐसे डेड कोरल की फ्रिक्वेंसी बढ़ती आपकी जाएगी। तो ये काफ़ी सारा एक इम्पैक्ट जो मैराइन इकोसिस्टम है उस पर देखने को मिल रहा है। फिर सी वीड डोमिनेंस भी देखने को मिला। सी वीड मतलब आप मानो कि जो अनवांटेड जो आप ये मानो कि जो प्लांट्स टाइप हैं आपके, कई जो समुद्र में मौजूद होते हैं उन्हें सी वीड बोलते हैं। उनका भी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप लैंड एरिया में भी अगर वहाँ का वेजिटेशन ब्रेक हुआ है या नेगेटिवली अफेक्ट हुआ है, तो वहाँ भी धीरे धीरे यू विल फाइंड कि अगर वहाँ पे है ऐसी स्थिति, तो यू विल फाइंड धीरे धीरे जो कई सारे एलियन जो स्पीसीज वो एंटर कर जाती है, मतलब वहाँ की जो नहीं है वो डोमिनेट कर जाती है। तो ऐसे कई जगह सी वीड डोमिनेशन भी लगातार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो एक नेचुरल सेटिंग है समुद्र के अंदर, वो आपकी अफेक्ट हो रही है। छोटी छोटी मैक्रो एल्गीज के कंपटीशन बढ़ रहा है, कोरल फॉर स्पेस, कोरल से स्पेस के लिए, लाइट के लिए, रिसोर्स के लिए। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो खेत है, खेत में क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के बाद अनवांटेड प्लांट्स हैं, उन्हें हम वीड बोलते हैं। तो वही वीड क्रॉप्स के साथ कॉम्पीट करती है, तो इसे हम क्रॉप वीड कंपटीशन शब्द उसके लिए चयन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें, मैक्रो एल्गीज, सी वीड्स, ये भी कोरल से कॉम्पीट कर रही हैं लाइट के लिए, रिसोर्स के लिए, स्पेस के लिए। तो ये चीज़ है। और जो मैक्रो एल्गी है, तेज़ी से इसका ओवर ग्रोथ हो रहा है। तो पूरा जो मतलब इससे पूरा जो बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ बीइंग अफेक्टेड। एक जो इकोसिस्टम है दैट इज़ नेगेटिवली अफेक्टेड। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि कोरल्स को कैसे रिकवरी किया जाए। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज़ बायोरॉक टेक्नोलॉजी, इस पर डिस्कशन हमने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियोनिक डायपॉज इन मैमल्स। तो एम्ब्रियोनिक डायपॉज क्या है? यहाँ पे इट्स अ कंसेप्ट जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो मैकेनिज्म है, टाइमिंग जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें कुछ बदलाव होना। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो जब आपने पढ़ा हो, जैसे ह्यूमन या दूसरी जीवों की बात करते हैं, स्पर्म हुआ जो है मिलते हैं, फिर देर इज़ द, है ना, जैसे मान लो सेल्स बनते हैं, जाइकोट बनता है, जाइकोट बनने के बाद ये सेल्स और मल्टीप्लाई करेंगे, एम्ब्रियोज बनेंगे, ऐसे। तो एम्ब्रियोनिक डायपॉज का मतलब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइमिंग को अल्टर करना। इससे क्या है कि ये कुछ जीवों में ये चीज़ देखी गई है। तो ये क्यों करते हैं? जिससे कि मदर जो है या फिर जो एम्ब्रियो, दे कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेज होती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। तो उस समय ये चीज़ की जाती है बिफोर इम्प्लांटेशन। एंड ये मेंटेन किया जा सकता है वीक्स और मंथ्स के लिए। इवन ह्यूमंस की बात करें तो एक्शनेबल इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर एक हमें जागरूकता इस पर मिल सकती है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं रिप्रोडक्शन आस्पेक्ट में, इवन ह्यूमंस के अंदर, उसको डील करने में ये चीज़ हेल्प कर सकती है। बट अब अभी हमें जानना है कि एम्ब्रियोनिक डायपॉज न्यूज़ में है तो ये क्या है बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं पिग्स एंड रैट्स हेपेटाइटिस
ई वायरस ट्रांसमिशन, तो रैट HEV, तो ये हेपेटाइटिस ई वायरस है जो कि रैट्स में पाया जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें, जो पिग्स हैं ये एक्ट करेंगे एज अ ब्रिज फॉर वायरस टू इन्फेक्ट ह्यूमन। ठीक है, जो पिग्स हैं ये एक्ट करेगा एज अ ब्रिज फॉर वायरस टू इन्फेक्ट, मतलब देखो ये क्या है कि ये जो पिग्स हैं ये क्या है कि दे कैन हेल्प वायरस की, इस पिक्स के माध्यम से वायरस इंसान को ट्रांसमिट कर सके। हांगकांग में रिपोर्ट भी आपका किया गया है। तो आपको याद रखना है रिसेंटली रैट HEV वायरस आपका न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो ये बस आप थोड़ा सा देखना। और चाहो तो हेपेटाइटिस के बारे में रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। कुछ केसेस आपके रिपोर्ट भी किए हैं, खास तौर से जैसे मान लो इम्यून सिस्टम आपकी वीक है, उसके बाद कई जगह पे जहाँ पॉर्क इंडस्ट्री और ये सब है वहाँ पे इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन के चांसेस और अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक अलग से, वाई केरला हैज़ टू, ये कल के टॉपिक्स हैं, संडे के टॉपिक्स भी हम आज ही डिस्कस करते हैं। वाई केरला हैज़ टू रिविजिट इट्स एंटीबायोटिक पॉलिसी। देखो एंटीबायोटिक पॉलिसीज के कंटेक्स्ट में देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। जैसे अगर आप डॉक्टर के गए तो अगर डॉक्टर जो है जो थोड़ा सा मान लो एक्सपर्ट है, उन्होंने ये देखा कि यार अभी जो दवा अगर मैंने, मतलब वो ये चाहेंगे कि आप नॉर्मल दवा लें, अब आप 2-3 दिन मान लो ठीक नहीं हो, आप सोचोगे यार डॉक्टर सही नहीं है, तो अब डॉक्टर्स की भी मजबूरी हो जाती है कि फिर वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं जैसे तुरंत आप ठीक हो जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं ना कितना, अरे एक खुराक से सही हो गए। बट आप ये सोचो कि जहाँ एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं है, मतलब वो बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर के अंदर, उस पर तुरंत ही एंटीबायोटिक्स काम करती है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि ये ओवर यूज़ और मिसयूज़ की वजह से धीरे धीरे यही वायरस, मतलब यही बैक्टीरिया अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे केरला ने H1 रूल लेकर आए थे 2011 में, जिसमें ओवर द काउंटर जो है सेल है उसको एंटीबायोटिक्स का बिना प्रेस्क्रिप्शन के अलाउ नहीं किया था। फिर उसमें यहाँ पे जैसे है ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, फिर ये चीज़ 2013 में हमने ओवरऑल कई जगह पे देखी थी। फिर 2011 रूल मॉडिफाई किया गया था, एंड इट वुड हैव रिस्ट्रिक्टेड द एक्सेस टू इवन द फर्स्ट लाइन मेडिसिन इन रिमोट प्लेसेस टू 60% ब्रॉयलर चिकन्स, एग्स, वेजिटेबल्स जो केरला में कंज्यूम होते हैं वो नेबरिंग स्टेट से आते हैं, सो विच डू नॉट हैव AMR पॉलिसी फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड एग्रीकल्चर। तो ये एक चैलेंज भी बनता है ना, मान लो केरला ने तो कर दिया एंटीबायोटिक पॉलिसी से रिलेटेड कि भाई आप ऐसा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप उसको नहीं ले सकते, अपने मन से नहीं ले सकते। बट और स्टेट्स में चीज़ें जो एंटीबायोटिक्स जीवों में इस्तेमाल होती है, जैसे मान लो कि पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होती है ना, तो जैसे जो मुर्गी है उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ होगा, तो उसका अगर कोई एग या जो भी मीट और ये सबको कंज्यूम करते हैं तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स शरीर में एंटर हो जाती है इंसानों के, और उससे फिर धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं ये जो एंटीबायोटिक एंटर करती है तो वो भी कहीं ना कहीं शरीर में जाके जो बैक्टीरिया प्रेजेंट उन्हें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बनाते हैं। तो इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट्स कैरी एंटीबायोटिक रेसिड्यू, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिससे कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो और तेज़ी से बढ़ रहा है। सो यहाँ पे इसके मॉडिफाइड H1 रूल ऑफ 2013 केरला कैन गेट द नेबरिंग स्टेट टू ऑन द बोर्ड, मतलब अगर मॉडिफाई किया जाए और उसमें स्टेट्स पर भी कहा जाए कि यार आप भी इन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा अपनाओ, और है ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो एंटीबायोटिक पॉलिसी चलती आ रही 2011 से, इस पर बदलाव लाया जाए, जिससे कि जो सेल है एंटीबायोटिक्स का थ्रू हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स अक्रॉस केरला, उस चीज़ को थोड़ा सा रेगुलेट तो चलो किया गया है, लेकिन जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं उनमें भी रेगुलेशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर स्टेट वो किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं द रण ऑफ कच्छ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री आप देखोगे, अरेबियन सी इनकर्शन 150 से 200 मिलियन ईयर्स एगो आपका हुआ था। तो यहाँ पे देखो ये रण ऑफ कच्छ का जो रीजन है, एंड यहाँ पे वी कैन से कि बैरन सॉल्ट फ्लैट्स आपके प्रेजेंट है, ये हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई बार बारिश होती है तो पानी भी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे एक जीव रहता है, मतलब जिसे हम वाइल्ड ऐश भी बोलते हैं, खुर शब्द यूज़ करते हैं, और वाइल्ड ऐश सेंचुरी भी यहाँ पे रन ऑफ कच्छ रीजन पे लोकेटेड है। अब क्योंकि बहुत ही डेजर्ट टाइप कंडीशंस है, एरिड कंडीशंस हैं, तो जीरोफिटिक वेजिटेशंस होते हैं, कैक्टस जैसी चीज़ें आपकी प्रेजेंट आपकी होती हैं। एंड ये जो वाइल्ड ऐश है इसका देखें तो ये साइज़ सिमिलर टू अ जेब्रा, 21 साल की लाइफ होती है, एंड स्टेबल ग्रुप ऑफ फीमेल्स एंड यंग्स, है ना, जो स्टेलियंस होते हैं वो लोनर होते हैं जो है ना, और लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकते। ये थोड़ा चेक करना 70 किलोमीटर होगा क्या, इतना तेज़ी से, मतलब ये भाग सकता है क्या। कंजर्वेशन एफर्ट्स भी कई सारे किए गए हैं, जैसे ओवरकमिंग डिजीजेज, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस,
जिसे सूरा बोलते हैं, तो इससे बचाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी वाइल्ड ऐश है ये चीज़ आपकी किए जा रहे, कई प्रयास किए जा रहे हैं कंजर्वेशन के लिए। ह्यूमन कन्फ्लिक्ट सॉल्ट फार्मिंग इम्पैक्ट का भी, जैसे कई जो जो सॉल्ट निकालने का जो प्रयास आपका किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन एफर्ट को अफेक्ट कर सकता है। सीजनल माइग्रेशन ऑफ द फैमिलीज उसको अफेक्ट कर सकता है। ग्रेजिंग एंड इरिगेशन कैनाल वो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो जीव हैं दे कैन बी अफेक्टेड, क्योंकि हम अगर ह्यूमन सेंट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो चीज़ कंजर्वेशन एफर्ट में भी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद कई हैवी व्हीकल ट्रैफिक्स हैं। सैलिनिटी आपकी बढ़ी इरिगेशन की वजह से। क्रॉप रीडिंग रेपुटेशन रीडिंग मतलब नए नए तरीके क्रॉप्स उगाना चाहते हैं हम। और सेंचुरी को सेपरेट करना ज़रूरी है ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया से, बहुत मैटर। अब जैसे आप सांभर ही चले जाओ जो जयपुर के पास 60-70 या 80 किलोमीटर है, वहाँ पे ऐसे सीजनल रिवर से पानी आके वहाँ इकट्ठा हो जाता था। तो पानी जब इकट्ठा एक जगह पे होता था, एक तरीके से जो पानी है वो इकट्ठा होता रहता था। अब जो जहाँ से पानी बहकर आता था, जो भी पानी है या वाटर की बात अगर किया जाए बह के, वहाँ पे सबने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो वाटर आपका रीच ही नहीं कर रहा उन जगहों पे। तो इससे जो कई बार सांभर में जो पानी आना चाहिए उतना आता नहीं है। तो ये थोड़ा सा ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज़ को कैसे हम सेपरेट करें, चीज़ों को बचाएं, इस पर हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। चलो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर आप विजिट कर लेना, ये सारे कोर्सेस इसमें हैं। खासतौर से देखो इथिक्स आप कंप्लीट कर लेना, है ना। आज के दिन अगर आप देखोगे तो इथिक्स के अंदर आपका जो ये कोर्स है इसमें आपको 30% का ऑफ रहेगा, और टेस्ट सीरीज़ जो है उसमें भी आपका 30% रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ और इथिक्स वाले कोर्स में आपका रहेगा। बाकी कोर्सेस आप अपना देख लेना। सौरभ पांडे CSE ऐप आप जरूर से डाउनलोड कर लेना। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में देखो 3 स्टडी मटेरियल है। पहला टेस्ट 6 अक्टूबर को है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें पीछे नहीं रहना। टोटल 30 टेस्ट हैं, इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। उसके बाद कंप्लीट कोर्स ऑन एथिक्स, इसमें आज 30% ऑफ है। टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने आपको बताया 30% ऑफ रहेगा। ये ध्यान में रखना है। इसको फटाफट कंप्लीट कर लो। नोट्स पूरे इथिक्स के डाल ही दिए हैं। 5 लेक्चर्स 8 टोटल लेक्चर्स हैं। RC रिपोर्ट का लेक्चर भी है, तो 8 वो लेक्चर्स आपके हो गए। ऐसे का कोर्स देखो मिस नहीं करना है। आज मंडे से 3rd जो लेक्चर है उसको लिखने का टाइम आपका शुरू हो गया है, तो आप उसको लिखो और 4 दिन आपके पास है, लिखो। फिर उसका इवेल्युएशन होगा, मॉडल ऐसे आपको रहेगा। फिर हम लोग लेक्चर शेड्यूल करेंगे। हर 5 ऐसे के बाद एक 2 लेक्चर्स होंगे, फिर नेक्स्ट 5 में जाएंगे। ऐसे हम लोग 50 ऐसे करेंगे साल भर के अंदर। फिर वीक में 2-3 ऐसा भी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करना है, करते जाओ। देखो 250 नंबर है, 250 नंबर बहुत होता है। अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो आउटपुट भी आपको ज़रूर से मिलेगा। चलो आज का क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जॉम्बी नेचर तो आपने समझ ही लिया होगा। तो इन द एरा ऑफ एंथ्रोपोसेन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अटेनिंग यूनिकनेस लाइक जॉम्बी नेचर, डिस्कस आपको करना है। एंथ्रोपोसीन का मतलब क्या होता है, जॉम्बी नेचर का मतलब क्या होता है, 10 नंबर पे लिखो। देखो ऐसे क्वेश्चंस का देने का पर्पज़ ये है कि आपका दिमाग ऐसे क्वेश्चन को सोचे, और अगर आप ऐसे टॉपिक्स को कंफर्ट जिस दिन आप होने लग जाएंगे, आप मानो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सेशन में लेट होता है क्योंकि मैं सेशन को अभी रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपलोड कर रहा हूँ, और कंटेंट भी बनाने में समय लगता है। बट जब भी सेशन है आप अपना देख लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।